ओके। सो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमेनिंग ऑफ कन्फिगुरेशंस जो है कॉमन एमिटर कन्फिगुरेशन, उससे कुछ रिलेटेड मज़ीद चीज़ें, और उसके बाद जो है हम अगले पोर्शन की तरफ जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये एक पॉइंट कुछ जो मिसिंग होते हैं, मैं अक्सर जो लेक्चर तैयार करता हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स मैचिंग सॉरी रह जाते हैं। जैसे ये है पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिसकी पोलैरिटी को देख के हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे। मतलब इसी तरह इसको कनेक्ट नहीं कर सकते कि बस कोई भी नहीं, इसका प्रॉपर पोलैरिटी का ख्याल रख के हम इसको सर्किट में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, नहीं तो पटाखा बज जाएगा। पटाखे बज गए नहीं, ठीक है। तो इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। नॉर्मली ये वाला जो कैपेसिटर होता है ये अनपोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये हमारे पास सेल है, बैटरी है, सॉरी सेल है, और फिर सीरीज ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस होती है, मतलब सम ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है, इनपुट इम्पीडेंस ये हमारे पास लो होती है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है ये क्या होती है, हाई होती है। आउटपुट इम्पीडेंस हमारे पास हाई होती है, जबकि इनपुट इम्पीडेंस जो है ये क्या होती है, लो होती है, और आउटपुट हाई होती है। और जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इनका ये सीन है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस लो होती है, सॉरी हाई होती है, और आउटपुट जो है ये हमारे पास इसकी इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, लो होती है। इसलिए हम इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला जो सिस्टम है, इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यहाँ से इनपुट आ रही है, और यहाँ पे हमने एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है ना, तो एम्पलीफायर का जो आउटपुट पे इम्पीडेंस है ये ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सपोज़ एक स्पीकर लगाया हुआ है, तो उस स्पीकर का जो है इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जो है ये लो है। तो अब ये इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि इम्पीडेंस की मैचिंग नहीं हो रही, तो मैक्सिमम पावर जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड तक तब जाएगा जब इन दोनों की इम्पीडेंस जो है ये क्या होती है, मैचिंग होती है। आर सोर्स और आर लोड जब बराबर होती है, फिर मैक्सिमम पावर फिर ट्रांसफ़र होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो इसलिए अब बीच में यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ लगानी चाहिए जो क्या करे, जिसकी ये वाली साइड की इम्पीडेंस लो हो और ये वाली क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि इन दोनों को आपस में क्या करे, कनेक्ट करे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला जो सिस्टम है, जिसको हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, एमिटर फॉलोअर। और इसको एमिटर फॉलोअर क्यों कहते हैं, अभी इसको हमने मज़ीद डिटेल में डिस्कस करना है। इसके फार्मूले वगैरह इन तीनों के, कॉमन बेस के, कॉमन एमिटर के, कॉमन कलेक्टर के, वो हमने करने हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ये एज इम्पेडेंस मेचर भी काम करता है, ठीक है, इम्पेडेंस मैचिंग की, क्योंकि इस साइड पे इसकी इम्पेडेंस लो है और यहाँ पे क्या है, हाई है। हमने अभी पढ़ा कि इसका इनपुट इम्पेडेंस ज़्यादा होता है, आउटपुट इसका क्या होता है, लो। तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, तो हम इसको इम्पेडेंस मैचिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन को, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह नहीं होते, ये आईसी की शक्ल में होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो है आईसी आप लोग जानते हो ना, जैसे सपोज़ हमारे पास डिप है ना, डिप टाइप आईसीज जो होते हैं, डुअल इनलाइन पैकेज आईसीज, डिप डुअल इनलाइन पैकेज। डुअल इनलाइन पैकेज में ये होता है
कि यहाँ पे सपोज डॉट है ना, तो इस डॉट से शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 जहाँ से डॉट है ना वहाँ से ये शुरू होंगे, ठीक है। और फिर राइज करेंगे, राइजिंग होंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो है ना वो नंबरिंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज इसकी नंबरिंग होगी, ठीक है। ये आईसी है किस्म की 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम कहते हैं डुअल इनलाइन पैकेज, डिप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोनों साइड पे पिन्स हमारे पास क्या होंगे, पिन्स इक्वल ऑन बोथ साइड, ये इस तरह के वो एक आईसी की शक्ल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है या जो भी होता है, नॉर्मली हम इसके साथ एक जो है वो लगाते हैं, क्या नाम है, नॉर्मली हम एक सप्लाई लगाते हैं, नॉर्मली 1 सप्लाई इसके साथ लगाते हैं, ठीक है। VCC मैंने आपको कहा था कि जब सेम आ जाए तो वो क्या शो कर रहा है, सप्लाई शो कर रहा है, और कैपिटल, ये स्टार्ट के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था VCC। या कहीं पे 2 सप्लाईज भी होते हैं, VBB और VCC जो है ना वो दोनों हमारे पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर हमें बायसिंग की ज़रूरत होती है। प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए हमें इसकी बायसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। अब बायसिंग हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायसिंग भी होता है और रिवर्स बायसिंग भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमें एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट, वो हमने क्या करना है, वो हमने क्यूसेंट पॉइंट, उसको हमने क्या करना है, क्यूसेंट पॉइंट वो हमने बिल्ड करना है ना, बिल्ड, ठीक है, बनाना है, उसको हमने पुट करना है प्रॉपर क्यूसेंट पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, एक है सिचुरेशन, दूसरा है कट ऑफ, और तीसरा है एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। देखिए ज़रा, दिस इज सपोज, ये सपोज नहीं बल्कि ये सिचुरेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, और यहाँ पे जो है हमारे पास कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब अगर आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है, एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर में क्या होता है, और अगर आपने इसको एज अ स्विच यूज़ करना है, स्विच, ठीक है, स्विच, हमने पढ़ा था कि जो जंक्शंस है, जंक्शंस, कितने जंक्शंस थे, एक था हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा था कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शंस। अब जब दोनों जो है बोथ फॉरवर्ड बायस होंगे तो हमारे पास ये ऑपरेट करेगा सिचुरेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन में, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अगर दोनों जो है बोथ रिवर्स बायस होंगे तो फिर ये ऑपरेट करेगा कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन में। और अगर एक जो है 1 फॉरवर्ड बायस होगा और एक जो है रिवर्स बायस होगा तो फिर ये ऑपरेट करेगा एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में। तो इसलिए आपको बायसिंग का ख्याल रखना चाहिए। तो जब सिचुरेशन और कट ऑफ में होता है ना, सिचुरेशन और कट ऑफ में, तो फिर ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच यूज़ करते हैं, क्योंकि सिचुरेशन में 1 और कट ऑफ नॉर्मली एक्ट एज एन ऑफ स्विच 0, सिचुरेशन ऑन स्विच और ये ऑफ स्विच। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज़ करना है तो फिर आपको चाहिए कि क्यूसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट इसके करीब लेके आए या इसके करीब लेके आए। और अगर आपने इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है, एम्पलीफायर में क्या होता है, हम इसको एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में, तो फिर आपको चाहिए कि अपना क्यू पॉइंट जो है ये एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन की तरफ क्या करें, मूव करें। तो इसलिए प्रॉपर क्यू पॉइंट की पोजीशन जो है ये हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। क्यू पॉइंट की पोजीशन हमें हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच भी यूज़ करते हैं और एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि अपना क्यू पॉइंट इधर लेके आए, नीचे, और अगर आप इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करें तो फिर इस साइड पे आप कोशिश करेंगे कि अपना क्यूसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट जो है वो क्या करे, लेके जाए, सही हुआ।
अब अगर देखा जाए तो नॉर्मली सपोज अगर आपका क्यू पॉइंट यहाँ पे है ना, आपका क्यू पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब जो देखें ज़रा, यहाँ पे हमने आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में ये हमारे पास आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट है, और ये जो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है VCE। ठीक है, अब ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट। तो अब इस करंट को हम IC एट क्यू पॉइंट कहेंगे, ICQ, और इस वोल्टेज को हम VCE क्यों कहेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखें कि जो वोल्टेजेस और करंट एट क्यू पॉइंट होते हैं उसके साथ फिर हम क्यू का सबस्क्रिप्ट मज़ीद क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है अच्छा, जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, मतलब एनर्जी बढ़ा देते हैं एक किस्म का ना, आउटपुट ज़्यादा दे देता है, मतलब एम्पलीफाई कर देता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ गई? हम तो ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड nor destroyed, neither created nor destroyed according to law of conservation of energy। तो इस एम्पलीफायर के पास एनर्जी कहाँ से आ गई कि इसने सिग्नल को क्या किया, एम्पलीफाई किया। ये असल में जो VCC सप्लाई है उससे जो DC करंट या DC वोल्टेज या जो एनर्जी आ रही है, उसी एनर्जी को हमने यूटिलाइज करके अपने सिग्नल को क्या किया, एम्पलीफाई किया। कोई नई एनर्जी हमने क्रिएट नहीं की, यही जो DC एनर्जी है उसको या DC वोल्टेज उसको EC में कन्वर्ट किया, और इसी को यूटिलाइज करके हमने क्या किया, अपने सिग्नल को एम्पलीफाई कर लिया था। ठीक है, तो DC को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, EC में कन्वर्ट किया, कोई नई एनर्जी हमने क्रिएट नहीं की। ठीक है अच्छा, अब जब भी हम डिवाइस डिज़ाइन करते हैं, इन डिज़ाइन ऑफ डिवाइस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, उसके DC एनालिसिस, इसके अलावा उसके AC एनालिसिस। ठीक है, AC एनालिसिस ये चीज़ें आप उसके करेंगे। दूसरा, आप उसका DC रिस्पांस चेक करेंगे, DC रिस्पांस। इसके अलावा आप उसका AC रिस्पांस जो है इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा जो DC पोर्शंस या DC सिग्नल्स हम देते हैं वो सिमिलरली AC जो पोर्शंस है या सिग्नल वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। ठीक है अच्छा, अब अगर हम DC एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल हम करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन कलेक्टर की, कॉमन बेस की, इसके हम DC एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ पॉइंट्स याद रखें। फॉर DC एनालिसिस के लिए हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास VBE होगा उसको हम 0.7 वोल्ट लेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास IC है, IC ये बराबर होता है बीटा टाइम IB के बराबर होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा अल्फा इज इक्वल टू IC डिवाइड बाय IE, और IB और बीटा बराबर होगा IC डिवाइड बाय IB। दिस इज IE एंड दिस वन इज IB। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, IC बराबर है किस चीज़ के, बीटा IB, और हमने ये भी पढ़ा है कि IE बराबर होता है IB प्लस IC। तो नॉर्मली DC एनालिसिस में हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि IE कंग्रेंट होता है किस चीज़ का, नियरली बराबर होता है IC का। ठीक है, तो फिर हम यही फार्मूला इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, IE इज कंग्रेंट टू बीटा टाइम IB। तो इसको भी आप लोग अपने जहन में साथ याद रखें। ठीक है अच्छा, जो एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन वो लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन है, ये भी याद रख ले। लीनियर रीजन, ये कुछ पॉइंट्स आप लोग फिलहाल याद रखें। लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है हमारे पास, नया मार्कर में ले लूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, क्योंकि देखे दिस इज़ IC और ये हमारे पास है VCE, ये रह गया इसका सैचुरेशन पॉइंट, ये इसका कट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ कहीं पे हमारे पास एक्टिव रीजन फॉल करता है, तो ये लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक और चीज़ डिस्टॉर्शन क्या है, डिस्टॉर्शन चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल को हम चेंज इन द शेप
ऑफ सिग्नल, चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। जबकि एटेन्यूएशन जो है, एटेन्यूएशन जो है वो सिग्नल का वीक हो जाना, बीमार जो हो जाता है ना, वीक। मतलब हमने 10 वोल्ट दिया था और हमें रिजल्ट में क्या मिला, 5 वोल्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन। ठीक है, एटेन्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग जहन में, मज़ीद कोई पॉइंट्स अगर रहते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं, हम फीडबैक, ठीक है, वाले वो करेंगे। फीडबैक डिफरेंट होता है। ये जो नॉर्मली हम कर रहे हैं ना, फिक्स्ड बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, और फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ होता है कि सपोज़ यहाँ पे हमने वो लगाया हुआ है, these are called coupling capacitors, C1 कपलिंग कैपेसिटर, C2 ये VCC है हमारे पास, दिस इज सपोज RB, ये है RC, ये हमारे पास है RE, दिस इज बेस, ये कलेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, एमिटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये जो C1 और C2 है, दे आर कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर्स। तो जब हम DC एनालिसिस करेंगे, DC एनालिसिस, तो DC एनालिसिस के दौरान हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करेंगे, इसको एज अ ओपन स्विच रखेंगे। ओपन स्विच क्यों? क्योंकि DC एनालिसिस में मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। DC एनालिसिस में सिर्फ हमारे पास ये सर्किट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें, हमें पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है 1/2 पाई FC के बराबर है। अब DC की फ्रीक्वेंसी जो है, DC की फ्रीक्वेंसी वो किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल टू 2 पाई f की जगह हम 0 और c, तो ये हो जाएगा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, किस चीज़ को, DC करंट को या DC वोल्टेज को। ठीक है, तो इसलिए जब हम DC एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम कैपेसिटर्स रिमूव करेंगे। हम असल में रास्ता बना रहे हैं एनालिसिस की तरफ कि DC एनालिसिस किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की किस तरह करेंगे। तो इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास क्या नाम है, कैपेसिटर्स, उसको हम रिमूव करेंगे ओपन, क्योंकि DC जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है और 1/0, तो इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस शो करता है किस चीज़ के, DC को, मतलब इट स्टॉप्स DC। ठीक है, तो कैपेसिटर DC को स्टॉप करता है, जबकि EC को क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।